Hello friends, today we are going to discuss Indian Penal Code. Indian Penal Code will take an overview and we'll try to cover as many provisions of the Indian Penal Code as possible. First of all, Indian Penal Code is one of the oldest acts. तो जितने भी हम एक्ट्स पढ़ते हैं जुडिशरी में, तो उनमें जो सबसे पुराना एक्ट है वो है इंडियन पिनल कोड. दूसरी बात, सबसे ज़्यादा सेक्शंस भी इसी एक्ट में है. तो कितने सेक्शंस हैं इसमें? 511 सेक्शंस हैं और इसमें 23 चैप्टर्स हैं. तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ. इसमें कुछ नए चैप्टर्स ऐड हुए हैं इसके बाद. कौन कौन से हैं? 5A, 9A एंड 20A. तो ये जो चैप्टर्स हैं ये बाद में ऐड हुए हैं. ये कब फोर्स में आया ये एक्ट? इंडियन पिनल कोड जो है ये 1860 का है, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1/1/1862. केम इनटू फोर्स ऑन 1/1/1862. अब जो लॉज होते हैं वो बेसिकली दो तरह के हैं, एडजेक्टिव एंड सब्सटेंटिव. तो ये जो लॉ है ये सब्सटेंटिव इन नेचर है. सब्सटेंटिव लॉ में क्या होता है? राइट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन इन द सब्सटेंटिव लॉ, वेयर एज इन प्रोसीजरल में प्रोसीजर होता है. तो इसके अलावा जो CRPC ये तो सब्सटेंटिव है. CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस, ये क्या है? सभी एडजेक्टिव और प्रोसीजरल. तो ये तीनों लॉ जो हैं एडजेक्टिव या प्रोसीजरल हैं, ये सब्सटेंटिव इन नेचर है. ऑल्दो इंडियन एविडेंस एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जैसे एस्टोपल से रिलेटेड जो कि सब्सटेंटिव इन नेचर हैं. तो IPC जो है ये सब्सटेंटिव है और इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है? CRPC में. तो CRPC इसको प्रोसीजर देती है. तो इससे IPC की इम्पोर्टेंस का पता लगता है. और क्या ये स्पेशल लॉ है, जनरल लॉ है, क्या है ये? दिस इज़ ए जनरल लॉ. तो ये कैसे पता लगता है? सबसे पहले अगर आप देखेंगे, हमें बहुत से एक्ट में पता ही नहीं है कि प्रियम्बल है या नहीं. तो प्रियम्बल हमें लगता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन अगर हम देखेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन पिनल कोड में प्रियम्बल है. प्रियम्बल में क्या लिखा है अगर आप ध्यान से देखेंगे? इट इज़ ए जनरल पिनल कोड. जनरल पिनल कोड. कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है. तो दिस इज ए जनरल पिनल कोड. अब क्या ये एक्ट जो है इसका क्या एक्सटेंट ऑफ कोड क्या है? टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ कोड. अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो उसमें टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ कोड बताता है ये. तो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ कोड पहले जो था इट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. किंतु जम्मू एंड कश्मीर अब जो है वो नहीं, इसमें लिखा गया कि नहीं है उस पर एप्लीकेबल. सो नाउ इट इज़ एप्लीकेबल ऑन इंडिया. तो ये ऐसा क्यों है? 1860 का एक्ट है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. ये बातें तो बाद में आई थी जम्मू कश्मीर की. वो इसलिए है कि 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बाद अमेंडमेंट में ये बोल दिया गया कि जो भी एक्ट्स हैं जहाँ इंडिया की बात हो रही है इट विल बी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. दूसरा, ये क्राइम से डील करता है. अब क्राइम क्या है? क्राइम इज़ नोवेयर डिफाइंड इन द IPC. तो बेसिकली क्राइम डिफाइंड नहीं है. तो क्राइम को हम कैसे समझेंगे? इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर पहली बात तो हम उसको बोलेंगे क्राइम विच द स्टैच्यूट सेज इज़ ए क्राइम. स्टैच्यूट जिसको बोलता है कि ये क्राइम है, वो क्राइम है हमारे हिसाब से. तो बेसिकली क्राइम के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? एक्टस रियस एंड मेंस रिया. एक्टस रियस एंड मेंस रिया. एक्टस रियस का क्या मतलब है? रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट विच द लॉ सीक्स टू प्रिवेंट. तो जिसको लॉ चाहता नहीं है कि ऐसा कुछ कंडक्ट कोई करे, उस कंडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उसको एक्टस रियस बोलते हैं. एक्टस रियस, रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट. ह्यूमन कंडक्ट जिसको कि लॉ प्रोहिबिट करता है. ठीक है. मेंसरिया क्या है? मेंसरिया इज मेंटल एलिमेंट.
मेंटल एलिमेंट से क्या मतलब है? गिल्टी माइंड, गिल्टी इंटेंशन। तो व्हाट आर द वर्ड्स विच डिनोट मेंसरिया? जैसे आप बहुत बार इसमें पढ़ोगे इंटेंशनली मेंसरिया, यानी कि इंटेंशनली और डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, etc. These are the words which denote menseria. तो menseria generally is a ingredient which is necessary for commission of a crime. किंतु कई जगह क्या है, menseria को exclude कर दिया गया है। तो अगर कोई express provision इसको exclude करती है तो then it is a crime even without menseria. तो ऐसे कौन से examples कह सकते हैं? जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में इंटेंशन प्रूव हो ना हो, तो इसको कैसे समझेंगे कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न अगर प्रोवाइड करती है, स्टैट्यूटरी प्रोविज़न अगर कहती है कि एक्सप्रेसली एक्सक्लूड कर देती है, एक्सक्लूड मेंसरिया, तो क्या है वो? यानी कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी या नेसेसरी इम्प्लीकेशन, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से या नेसेसरी इम्प्लीकेशन से अगर मेंसरिया एक्सक्लूड किया जाता है देन ऑल्सो इट विल बी ए क्राइम। तो ये बात समझ में आ गई आपको। इसके बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 234 ये कहाँ पे क्राइम हो रहा है, कहाँ इंडियन पिनल कोड की एप्लीकेशन होगी, उनकी बातें करता है। सेक्शन 2 क्या बात करता है? सेक्शन 2 में अगर कोई इंडिया में क्राइम होता है इंडियन लॉ उसको पनिश करेगा। सेक्शन 3 में अगर इंडियन लॉ की एप्लीकेबिलिटी बाहर कहीं है और कोई इंसान बाहर जाके कोई क्राइम कमिट करता है तो ही विल बी ट्राइड इन इंडिया एज इफ द क्राइम वाज कमिटेड इन इंडिया। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि बाहर कोई क्राइम होते हैं इंडिया से बाहर, उसकी बात करता है सेक्शन 4 बेसिकली। तो जैसे एनी पर्सन अगर वो इंडियन शिप पे करता है या जो रजिस्टर्ड है इंडिया में, उन पे कोई क्राइम करता है, इट विल बी ट्राइड इन इंडिया। सिमिलरली अगर कोई इंडियन सिटीजन फॉरेन में कोई क्राइम कमिट करता है वो भी ट्राई हो सकता है यहाँ। और दूसरा, अगर कोई बाहर से कोई क्राइम करता है लेकिन किसी इंडियन कंप्यूटर वगैरह को टारगेट करता है तो वो भी ट्राई किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 5। सेक्शन 5 टॉक्स अबाउट सेविंग क्लॉज। तो यानी कि कहाँ आईपीसी अफेक्ट नहीं करेगा किन लॉज को, जैसे म्यूटिनी, डिजर्शन जो आर्मी के लॉज हैं या कोई स्पेशल लॉ हैं उसको इंडियन पिनल कोड अफेक्ट नहीं करेगा। मूविंग ऑन टू अनदर चैप्टर विच इज़ जनरल एक्सप्लेनेशंस। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट कि जो भी ऑफेंसेस या प्रोविजंस हैं वी हैव टू रीड देम कीपिंग इन व्यू जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो बार बार ये नहीं लिखा जाएगा कि ए ने बी का मर्डर किया पर वो अगर वो 7 साल से छोटा है तो वो इट इज़ नॉट पनिशेबल, इस तरह की बातें नहीं लिखी जाएंगी क्योंकि एक्सेप्शन को एज पार्ट ऑफ प्रोविज़न पढ़ के चलना है आपने। तो सेक्शन, इसको याद करने का तरीका है, ये बातें कहाँ लिखी हैं? सेक्शन 6 में। और जनरल एक्सेप्शन कहाँ है? 76 से 106 चैप्टर 4। तो इसमें तीनों जगह 6 आता है तो आपको थोड़ा सा याद करने के लिए कन्वीनियंट रहेगा। तो 6 में लिखा है कि जनरल कंसेप्शन को जनरल एक्सेप्शंस को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन एंड पार्ट इज मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहाँ दिया गया है? ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 22 में, एनी कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी अदर देन लैंड एंड थिंग्स अटैच टू लैंड वो मूवेबल है। सेक्शन 23 किस बारे में बात करता है? सेक्शन 23 बात करता है रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। तो यानी कि इफ़ यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर समथिंग यू आर गेटिंग दैट, इट इज़ wrongful gain. Similarly, if somebody is not entitled to lose something and he is losing it, it will wrongful loss. सो ये जो इंग्रेडिएंट है बेसिकली डिसऑनेस्टी में आते हैं। डिसऑनेस्टी अगला जो सेक्शन है इट इज़ 24। इसमें क्या है कि किसी को डिसऑनेस्टी का मतलब है किसी को रॉन्गफुल लॉस कर देना, किसी को रॉन्गफुल गेन कर देना। तो इट इज़ गिवन अंडर सेक्शन 24। सेक्शन 25 इज़ अबाउट फ्रॉडुलेंटली। इसमें
बहुत इलेबोरेट नहीं किया, लेकिन इसके और डिसऑनेस्टी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं काफ़ी मिलते जुलते हैं, ऑल्दो जो फ्रॉडुलेंटली इट इज़ वाइडर इन नेचर। तो विद द इंटेंशन टू फ्रॉड अगर हम कुछ करते हैं तो दैट इज़ फ्रॉडुलेंटली। ओके, 26 में क्या दिया है, रीज़न टू बिलीव। रीज़न टू बिलीव का मतलब इफ़ यू हैव सफिशेंट कॉज टू बिलीव, अगर सफिशेंट कॉज है आपके पास किसी को एक्ट को बिलीव करने का, इट इज़ कॉल्ड रीज़न टू बिलीव। 29 में दिया गया है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में। डॉक्यूमेंट में बेसिकली इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह इसको क्या यूज़ किया जाता है, जैसे फिगर्स, लेटर्स एंड मार्क्स, किसी भी मेटल पे कुछ लिखने के लिए या कुछ दर्शाने के लिए अगर इनको यूज़ किया जाता है देन इट इज़ डॉक्यूमेंट। पर कई बार ऑप्शन में आपको आ जाएगा साइंस, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइंस है, फिगर्स है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आप जैसे फिल्म याद रखेंगे तो FLM, इट इज़ ईजी टू रिमेंबर, कि जो फिल्म की बातें हैं वही उसमें दे रखे हैं, या तो F से रिलेटेड कुछ है यानी कि फिगर, या फिर L से रिलेटेड लेटर्स और M से रिलेटेड मार्क्स। सेक्शन 31 टॉक्स अबाउट विल। विल क्या है, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, सिंपली इसमें यही लिखा है, कोई भी टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट इज ए विल। जो एक्ट्स हैं इट विल इंक्लूड ओमिशंस एज वेल। तो इसमें ये लिखा है जहाँ पे एक्ट की बात होगी आप इन्फर करेंगे कि ओमिशंस की भी बात हो रही है। अब नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 34 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। तो सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक्सप्रेशन है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो कितने, दो या दो से ज़्यादा लोग अगर इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन कुछ करते हैं तो दे कैन फॉल अंडर दिस सेक्शन। तो ये अपने आप में क्या ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है? नहीं। सेक्शन 34 जो है ये इनकोएट ऑफेंस है। इनकोएट का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट है। इट विल बी रेड विद सम अदर सेक्शन, लाइक सेक्शन 302 रेड विद सेक्शन 34, इस तरह कुछ होगा। तो दो से ज़्यादा लोग अगर एक ही इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करते हैं तो दोनों की लायबिलिटी उसमें बन जाएगी। अब ये जो मीटिंग ऑफ माइंड होनी है या जो पहले इनकी प्लानिंग होनी है, कॉन्स्पिरेसी होनी है, या ये जो कॉमन इंटेंशन बननी है, ये एट द स्पर ऑफ द मोमेंट भी बन सकती है और प्रायर भी बन सकती है। तो इसमें ये बातें हैं। इसका कंपैरिजन या इसके कॉन्ट्रास्ट में जो आता है कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होती है, तो वो सेक्शन 149। इसमें मेन बात है कि 5 से ज़्यादा लोग होंगे, 5 या 5 से ज़्यादा होंगे, और कॉमन ऑब्जेक्ट की बात होगी। और इसमें बहुत कुछ ओवरलैपिंग है। इसमें मियर मेंबरशिप, अगर आप किसी अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं तो मियर मेंबरशिप कैन बी फैटल फॉर यू। आप इसमें कन्विक्शन आपको हो सकती है मियर मेंबरशिप के लिए भी। लेकिन इसमें क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है। 149 अपने आप में एक ऑफेंस है, वेयर एज 34 इज नॉट एन ऑफेंस इन इटसेल्फ। ये इनकोएट है, ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है अपने आप में। जनरली इसको 141 में अगर फॉल करती हैं डेफिनेशन में अनलॉफुल असेंबली की, तो आप इसको उसमें उसके साथ आता है 144 139 इकट्ठे आते हैं। अगर उसमें फॉल करेगा तो 149 में आ जाएगा। लेकिन अगर 5 से कम लोग होंगे वही 34 में फॉल कर सकते हैं। और 34 में ओवरलैपिंग है, इसलिए कई बार 34 में अगर 4 से ज़्यादा लोग हैं तो वो दे कैन फॉल अंडर सेक्शन 149, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी और नेसेसरी कि ऐसा हो गई। अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 39। इसमें हम बात करते हैं वॉलंटरली। तो वॉलंटरली अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है कहाँ पे है ये सेक्शन, तो आपको याद रखना है 39 में है। तो वॉलंटरली का मतलब अपनी मर्जी से कोई काम करना, इस तरह की बात है। तो अगर इसको याद रखने का तरीका है 39 को, अगर कोई
आदमी 18 साल का है, सॉरी कोई लड़की फीमेल 18 साल की है और मेल 21 साल का है, दे कैन मैरी। तो अगर इन दोनों सेक्शंस को जोड़ देते हैं तो 39 बन जाता है। वॉलंटरली वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये बड़ा अच्छा तरीका है। अब सेक्शन 41 एंड 42 ये बात करेंगे स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की। स्पेशल लॉ किसको बोलते हैं? जो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे होता है, ठीक है, जैसे कि एक्साइज पे है या किसी भी सब्जेक्ट पे अगर कोई लॉ बना है, इट विल बी स्पेशल लॉ। तो जहाँ स्पेशल लॉ और जनरल लॉ है तो वहाँ स्पेशल प्रिवेल करता है। सिमिलरली लोकल लॉ क्या है, ये 42 में दे रखा है। 42 में किसी पर्टिकुलर एरिया में इंडिया के किसी पार्ट पे कोई एक्ट लगता है, इट विल बी ए लोकल लॉ। सेक्शन 43 टॉक्स अबाउट इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, इनको डिफाइन करता है। तो इसमें क्या सिविल नेचर के खिलाफ भी कोई पिनल प्रोविज़न है? तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर सिविल नेचर की बात भी की गई है इसमें, अगर इट प्रोवाइड्स एक्शन फॉर सिविल, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन की बात अगर है तो वो भी इलीगल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पे आईपीसी में जिक्र आता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात नहीं कर रहे हम आईपीसी की बात कर रहे हैं। कहाँ आता है? 491 सेक्शन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ये बेसिकली किसी को नेसेसरीज या नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने की बात थी। उसमें अगर कोई ओमिट करता है या कोई उसमें गलत पाया जाता है तो उस पर ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत आईपीसी की धारा लागू होती है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेटर विल डिस्कस, ओके विल कम टू दैट। इंजरी, इंजरी वर्ड इसमें बार बार आएगा, बहुत बार आएगा। तो आपको इंजरी को हम अगर जनरल लैंग्वेज में देखें तो हमें लगता है फिजिकल इंजरी की बात है या मेंटल इंजरी की बात है, लेकिन इसमें इंजरी किसको बोलते हैं? सेक्शन 44 प्रोवाइड्स इंजरी किस किस में होगी? बॉडी पे, माइंड पे, प्रॉपर्टी पे एंड रेपुटेशन पे। तो इंजरी कैन बी ऑफ एनी ऑफ दीज 4। तो इसको भी याद रखने का तरीका है, अगर हम याद रख लें बम्पर, BMPR, यानी कि बम्पर पे इंजरी होती है, यानी कि बॉडी पे होती है, माइंड पे होती है, प्रॉपर्टी पे है, रेपुटेशन पे होती है, तो इट विल बी इंजरी एज पर इंडियन पिनल कोड। गुड फेथ डिफाइंड किया गया है सेक्शन 52 में। अब अगर हम गुड फेथ की जनरल पार्लेंस में बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि शायद ट्रस्ट की या कोई इस तरह की बात हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन पिनल कोड में गुड फेथ किसको बोला गया है? जहाँ पे ड्यू केयर एंड अटेंशन की बात हुई है। सेक्शन 52 में गुड फेथ में ड्यू केयर एंड अटेंशन, सेक्शन 52A में हार्बर के बारे में बताया गया, उसमें 130 एंड 157 सेक्शन का जिक्र भी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इसके चैप्टर पे, विच इज़ अबाउट पनिशमेंट्स। तो पनिशमेंट्स बेसिकली आईपीसी के हिसाब से कितनी तरह की हैं? इसको हम वैसे 6 हैं, 6-3 लिखते हैं, 6-3 तक हैं विदाउट थर्डली इसमें से हटा दिया गया है, ओमिट हो गया है, तो 6-3 तक है 53 सेक्शन में। अब इसमें याद रखना है कि फाइन, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ये यानी कि इसका 5thly बोलता है फॉरफीचर, दिस इज ऑल्सो पनिशमेंट। फॉरफीचर, क्या फाइन भी पनिशमेंट है? यस, कुछ प्रोविजंस में फाइन ही है ओनली, तो उसमें फाइन इज ऑल्सो पनिशमेंट। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि फाइन या फॉरफीचर ये अपने आप में पनिशमेंट्स हैं। 54 और 55 कम्यूटेशन की बात करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट किन को डेथ पेनल्टी को कब या लाइफ को कब कम्यूट कर सकती है उसकी बातें करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन 71 में एक एक्ट अपने आप में भी, अगर जैसे बहुत सारे एक्ट से बना है, वो
इंडिपेंडेंटली वो एक्ट भी ऑफेंस बनता है और इकट्ठे भी, तो हमने उसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है उसका। एक आदमी किसी को 10 डंडे मारता है, तो अगर वो उसको एक स्टिक भी मारता तब भी वो ऑफेंस होता, तो उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट, अलग अलग सज़ा नहीं मिलेगी उसकी कि एक स्टिक की अलग दूसरी की अलग, ऐसा नहीं होगा, तो इसको क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे। दिस इज 71। सेवेंटी थ्री बात करता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट की। तो इसको अगर आप याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में कई बार आता है कि सोलिटरी कहाँ है या उसमें कितनी सज़ा है, तो 73 बोलता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। अब इसको सोलिटरी की जगह अगर सोली 3 पढ़ लेंगे तो याद रहेगा कि इसमें मैक्सिमम 3 मंथ्स तक की सज़ा दी जा सकती है। आप इसको सोली 3 पढ़ लें सोलिटरी की जगह, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स में। और इसमें दे रखा है अगर कोई 6 मंथ्स तक का कोई पनिशमेंट है, उसमें 1 महीने से ज़्यादा की सज़ा नहीं हो सकती सोलिटरी कन्फाइनमेंट, क्योंकि ये बहुत रेयर दी जाती है, ये बहुत हार्श भी है। इसलिए 6 मंथ्स तक के क्राइम में 1 मंथ की, और 1 ईयर तक में 2 मंथ्स तक की दी जा सकती है, और 1 ईयर प्लस में 1 साल से ज़्यादा के सज़ा में 3 मंथ्स तक की दी जा सकती है। अब 74 में बताया कि इसकी ड्यूरेशन कैसे रहेगी, तो एक बार में ये 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उसमें उतने ही दिन के कम से कम इंटरवल्स होंगे। तो इस तरह की बातें 74 में है। 75 सेक्शन क्या बात करता है? 75 बात करता है एनहांस्ड पनिशमेंट की। तो सेक्शन 12 नहीं, चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में अगर कोई अपराध करता है, 3 साल से ऊपर की कन्विक्शन हो जाती है, तो अगर वो रिपीट करता है उसको, तो एनहांस्ड पनिशमेंट का प्रोविजन है सेक्शन 75 में। नाउ विल मूव टू अनदर चैप्टर विच इज़ एक्सेप्शंस, जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शंस कहाँ से कहाँ तक हैं? 76 से सेक्शन 76 टिल सेक्शन 106। तो सेक्शन 76 जो बोलता है वो बाउंड बाय लॉ है। अगर किसी को लगता है और वो कोई एक्ट करता है, ही विल बी, तो वो उसको सज़ा नहीं मिलेगी, तो ये एक्सेप्शन में फॉल करेगा। सिमिलरली कोई जस्टिफाइड बाय लॉ, किसी को लगता है मैं जो कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, तो वो 79 में आ जाएगा। तो अगर वो जो मिस्टेक है वो तो इस इंप्रेशन में गुड फेथ में कर रहा है कि ही इज़ जस्टिफाइड बाय लॉ। सिमिलरली यहाँ बाउंड बाय लॉ है, 79 में 76 में बाउंड बाय लॉ है। ये प्रीलिम्स में आ जाता है बहुत बार, और इसमें है जस्टिफाइड बाय लॉ, जस्टिफाइड बाय लॉ। अब बेसिकली ये किस तरह की मिस्टेक है? ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दोनों, याद रखना, दोनों में मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, कहीं मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसी तरह से एक सेक्शन में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी गलतियों को एग्जेम्प्ट किया गया है, वहाँ पे सेक्शन 77 में। सिमिलरली 76 में 78 में अगर कोई जो एग्जीक्यूशनर है या कोई जो किसी जज की बात को मानते हुए आगे कुछ एक्ट करता है, तो वो उसको एक्सेप्शन में फॉल किया गया है। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट सेक्शन इज 80। इट इज़ अबाउट एक्सीडेंट। याद रखने के पॉइंट से आपको एक्सीडेंट भी बोल सकते हैं, 80 से बना है तो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में क्या है? अगर कोई 3 बार लॉफुल वर्ड यूज़ हुआ है, लॉफुल एक्ट है, लॉफुल मैनर है और लॉफुल मीन्स, तो अगर लॉफुल मीन्स हैं, लॉफुल मैनर है, लॉफुल एक्ट है, तो वो फिर भी अगर कोई किसी को नुकसान होता है तो इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 80। 81 क्या बोलता है? अब कोई इंटेंशनल एक्ट, क्या उसकी सज़ा नहीं मिलेगी? ऐसा हो सकता है किसी ने जानबूझ के कोई गलत काम किया है, किसी की हत्या कर दी है सपोज, क्या वो सज़ा से बच सकता है? तो सेक्शन 81 बोलता है हाँ बच सकता है। कैसे बच सकता है? अगर वो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए छोटा कोई नुकसान कर देता है, तो उसकी इंटेंशन क्या है? इंटेंशन तो है छोटा हार्म करने की, पर वो दैट इज़ टू प्रिवेंट द ग्रेटर हार्म, तो इसको 81 में है। यानी कि इसको याद रखने का तरीका ऐसा है, अगर 8 लोगों को बचाने के लिए एक को मारना पड़ जाए तो इट इज़ जस्टिफाइड। तो यहाँ पे इसको एक्सेप्शन में फॉल किया गया है। तो 81 इज़ कि कोई बड़ा हार्म बचाने के लिए कोई छोटा हार्म करता भी है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। 82, 83 इसमें क्या है? 82 में अगर 7 साल से छोटा बच्चा अंडर द एज ऑफ 7 कोई एक्ट करता है, तो ये कहा जाता है कि ही डजेंट हैव द
माइंड टू कमिट सच एन एक्ट, तो वो ही कैनॉट फॉर्म सच इंटेंशन। तो 82 इज, है ना, डोली इनकैपेक्स, ये एक्सप्रेशन है, ही इज इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सच एन एक्ट। और 83 में अगर 7 से 12 साल का कोई बच्चा है तो ये तो एक तरह से कंक्लूसिव है कि इसमें तो उसको कोई सज़ा नहीं मिलेगी अगर 7 साल से कम का बच्चा है कोई अपराध करता है। 7 ईयर्स के बाद और 12 साल तक अगर कोई बच्चा कोई अपराध करता है तो उसमें देखा जाएगा कि वेदर ही हैड सच माइंड कि वो इसको देख पाता, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्ट। तो अगर उसको इट कम्स अंडर क्वालिफाइड, तो अगर वो ही क्वालिफाइज कि वो मैच्योर में क्वालिफाई करना चाहिए तो उसको सज़ा मिलेगी, अगर नहीं क्वालिफाई करना चाहिए तो नहीं मिलेगी। 83 टॉक्स अबाउट दिस। 84 टॉक्स अबाउट अनसाउंड माइंड। अगर कोई एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द एक्ट इफ समबडी इज इनसेन और ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो लायबल नहीं होगा सज़ा के लिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो इंसैनिटी है, एक तो ये मेडिकल इंसैनिटी की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं लीगल इंसैनिटी की। तो मैकनॉटन इसका केस है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो उसमें इसको डिस्कस किया गया था। तो इसमें लीगल इंसैनिटी की बात होती है, और इंसैनिटी जरूरी नहीं है कोई हर वक्त इंसेन रहे। इफ़ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट द पर्सन वाज इंसेन देन ही विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 84। तो इलेप्सिस भी हो सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई इंसेन है और बाद में वो थोड़े से सेंसेस में है, तो मेंटल फैकल्टीज उसकी अगर उस वक्त काम नहीं ढंग से कर रही एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट, तो 84 में फॉल करेगा। 85 एंड 6 ये इंटॉक्सिकेशन की बात करते हैं। इसमें क्या है, अगर कोई शराबी व्यक्ति कोई एक्ट करता है तो पहली बात तो क्या इसमें वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन वाले को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा? नहीं। तो अगर कोई जानबूझ के शराब पी के कोई गलत काम करता है तो वो ये प्ली नहीं ले सकता आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। तो 85 एंड 86 इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे, लेकिन वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ये डज नॉट फॉल अंडर एक्सेप्शंस। तो इसमें ये फॉल नहीं करेंगे। 87, 88, 89 इसको ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, यानी कि कोई अपनी मर्जी से कोई किसी के साथ कोई एक्ट बात करता है, उसके बाद उसको कोई नुकसान होता है तो वो उसमें उस दूसरा बंदा उसमें लायबल नहीं हो सकता जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा। तो इसमें 87 टॉक्स अबाउट पेशेंट, नहीं प्लेयर, कोई अगर प्लेयर है या, और 88 टॉक्स पेशेंट की बात करता है। 89 जो बात करता है किसी इंसेन या अनसाउंड व्यक्ति की, और किसी चाइल्ड की बात करता है। तो ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया में ये तीनों सेक्शन कवर होंगे। 90 में, 90 बड़ा इंपॉर्टेंट है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंसेंट को नेगेटिवली डिफाइन किया गया है। क्या कंसेंट नहीं है, तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर नेगेटिवली अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो इट इज़ कंसेंट, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंसेंट। 91 जो है, सॉरी 93, अगर कोई एक्ट, suppose a doctor says to a patient that you have been diagnosed with cancer and he made this communication in good faith just to help him out, तो अगर उसके बाद वो बीमार हो जाता है, मर जाता है, तो डॉक्टर विल नॉट बी लायबल क्योंकि ही मेड द कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, तो ही इज़ प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 93। सिमिलरली 94 में क्या है, 94 में अगर किसी को थ्रेट दे रखी है और उसको इमिनेंट डेंजर है मरने का या कुछ, तो वो उससे कोई गलत काम करवाया जा सकता है, पर वो कौन से गलत काम नहीं कर सकता, उसमें दो बातें हैं जो वो नहीं कर सकता। एक तो ही कैन नॉट कमिट मर्डर, दूसरा वो ऐसे अगेंस्ट स्टेट ऑफेंसेस नहीं कर सकता, ऐसे ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट विच आर पनिशेबल विद डेथ। तो सेक्शन 94 ये बेसिकली ड्यूरेस का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ड्यूरेस वर्ड नहीं यूज होता, पर दिस इज इफ समबडी इज कंपेल्ड टू डू सर्टन एक्ट बाय वे ऑफ थ्रेट्स एंड उसके ऊपर कोई इमिनेंट डेंजर है, खतरा है कि उसको मार दिया जाएगा या ग्रीवस हर्ट किया जाएगा। सेक्शन 95 बात करता है ट्रिफलिंग एक्ट्स की।
तो सेक्शन डी मिनिमस नॉन क्यूरा लेक्स, ये जो मैगजीम है ये सेक्शन 95 की बात करती है, यानी कि ट्रिफलिंग एक्ट्स की, कि ऐसे एक्ट जो इंटेंशनल तो हैं पर वो इतने इनसिग्निफिकेंट हैं कि लॉ उसकी नोटिस नहीं लेना चाहता। तो इसके लिए केस भी है जिसमें इसकी प्ली ली गई थी, KPS गिल और रूपनदेव बजाज वर्सेस KPS गिल, ये प्ली ली गई थी सेक्शन 95 की। नाउ वी मूव ऑन टू अनदर चैप्टर। हमने इनिशियली बताया कितने चैप्टर्स हैं इसमें, 23। हम इसको रिवाइज करेंगे बार बार इस तरह की बातों को। 23 हैं, नए चैप्टर 3 ऐड हुए हैं, 5, 5th, 9th एंड 20th। तो इसको याद करने का तरीका है, अगर 5 में 5, 9 और 20 को कौन कौन से नए चैप्टर हैं, 5 + 4 9, 5 × 4 20। तो इसमें अगर कॉमन फैक्टर 4 डाल दिया जाए, किसी को ऐसे याद रहता है तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन सा चैप्टर है आ जाता है अगर आपको, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू अनदर चैप्टर, इट इज़ अबाउट अबैटमेंट। तो पहले तो अबैटमेंट क्या किसी पर्सन की होती है, किसी थिंग की होती है, किसकी होती है? अबैटमेंट इज ऑलवेज ऑफ अ थिंग, इट्स नॉट ऑफ अ पर्सन। सेक्शन 107 बताता है, 107 से 120 तक है। 107 बोलता है अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। अब वो कहते हैं कैसे अबैटमेंट हो सकती है, ये बताता है ये सेक्शन। तो पहले है इंस्टिगेशन से, दूसरा है कॉन्स्पिरेसी से, थर्ड है इंटेंशनल एडिंग। अब इसमें छोटे छोटे से बारीक सी बातें हैं कहीं। जो पहला पार्ट है इसका इंस्टिगेशन, उसका मतलब इंसाइट करना या प्रोवोक करना है। तो इसमें अगर कोई किसी को इंस्टिगेट करता है तो ये इसके इंग्रेडिएंट वहीं पूरे हो जाते हैं। इफ़ A says to B that he instigates B that you murder C and B refuses to murder him, A is liable for instigating B। तो यहाँ पे उसके बाद कोई एक्ट हुआ, ओमिशन हुई, कुछ हुआ, ये ज़रूरी नहीं है इसमें, तो ये यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। वेदर दैट पर्सन हु वाज परसुएडेड, वो अग्री किया नहीं किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ये कंप्लीट हो जाता है। कॉन्स्पिरेसी जो पार्ट है इसका, इसमें क्या होता है कि सम एक्ट शुड हैव टेकन प्लेस आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी, कुछ उसके बाद कुछ होना ज़रूरी है, कुछ एक्ट होना ज़रूरी है। खाली कॉन्स्पिरेसी अगर दो लोगों ने गलत इलीगल एक्ट करने की तो यहाँ नहीं फॉल करेगा। इसीलिए 1913 में एक नया चैप्टर डाल दिया गया क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। उसमें क्या है, अगर दो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं, वेदर दे डू एनी फर्दर एक्ट इन परसुएंस ऑफ दैट और नॉट, दे विल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 120A। उसका जो पनिशमेंट है 120B में है। तो वो वो जो चैप्टर है वो इसीलिए ऐड किया गया ताकि इसकी जो इसमें जो कमियां रहेगी या इसको जो इसको वाइड कर दिया इसका स्कोप, ताकि यहाँ पे वो बचता है तो वहाँ पे लायबल हो जाएगा। अब है इंटेंशनल एडिंग, यानी कि कोई किसी की एक्ट में हेल्प करता है, किसी गलत काम में, इलीगल एक्ट में हेल्प करता है, तो इसमें डूइंग ऑफ द एक्ट यानी कि वो एक्ट होना ज़रूरी है इंटेंशनल एडिंग में। तो थर्ड इंग्रेडिएंट इसका ये है। फोर्थ में अबैटर डिसाइड 108 में अबैटर डिफाइन किया गया है। तो 107 एंड 8 आर जनरली रेड टुगेदर। इसमें अबैटमेंट क्या है, इसमें अबैटर डिफाइन किया गया है, और इसमें बाकी 109 से 10120 तक पनिशमेंट्स की बात होती है कि अगर एक्ट हुआ, हार्म हुआ, पनिशमेंट होगी या नहीं। इसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अबैटर की प्रेजेंस की बात है वो 114 में है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको थोड़ा सा प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि 5A जो नया चैप्टर ऐड किया 1913 में। तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगर किसी इलीगल एक्ट को करने की करते हैं दो लोग तो वहाँ पे दे विल बी हेल्ड लायबल। इसकी सज़ा, पनिशमेंट का प्रावधान है 120B में। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल में, वो है चैप्टर 16। चैप्टर 16 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक तो लेंथीएस्ट चैप्टर है,
हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि सबसे पुराना एक्ट भी यही है, सबसे ज़्यादा सेक्शंस भी, जितने भी हम एक्ट पढ़ेंगे उनमें इसी एक्ट में हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर इसका जो है अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी जो है चैप्टर 16 है। तो चैप्टर 16 में हम बात करेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या है, मर्डर क्या है, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग मर्डर क्या है, इस तरह की बातें। तो बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड कहाँ दे रखा है, सेक्शन 299 में। तो बेसिकली हम समझेंगे पहले कल्पेबल होमिसाइड मतलब कल्पेबल मीन्स ब्लेम वर्दी, और होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ब्लेम वर्दी मतलब जिसकी सज़ा मिलेगी। तो अब ये समझेंगे कि किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग क्या ऐसा भी है कि ब्लेम वर्दी ना हो। तो जैसे एग्जीक्यूशनर, अगर किसी जज ने किसी को डेथ सेंटेंस दी, उसके बाद हैंग करता है किसी को अगर एग्जीक्यूशनर, तो वो कल्पेबल नहीं है, किलिंग तो है वो, पर वो कल्पेबल नहीं है। तो कल्पेबल होमिसाइड किस में आएगा, 299 में। इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है इसको, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एक्ट्स हैं, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड जो है ये जीनस है 299, और मर्डर जो है वो क्या है, स्पीशीज़, सेक्शन 300 में स्पीशीज़। सेक्शन 300 की जो एक्सेप्शंस हैं, कितनी एक्सेप्शंस हैं, 5, यानी कि 5 एक्सेप्शन जो हैं, इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब पहले समझेंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या है, फिर समझेंगे कि वो मर्डर में फॉल करेगा या मर्डर की एक्सेप्शन में फॉल करेगा। तो जो इसके अगर जो डिग्री है प्रोबेबिलिटी की, अगर वो ज़्यादा है इट विल फॉल इनटू मर्डर, कम है तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इसके कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं इसमें, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और एक बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी डिस्कस की गई थी डेथ पेनल्टी की, तो उसमें अपहेल्ड किया गया था इसको, तो बच्चन सिंह केस है। विरसा सिंह है, इसमें ये कहा गया था कि जो सब्जेक्टिव, यानी कि जो सेक्शन 300 का थर्डली है, उसको डिस्कस किया गया था इस केस में। जो मर्डर की सज़ा है, यानी कि 300 में अगर फॉल करेगा तो 302 में आएगा, और अगर कोई कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आएगा तो 304। इसके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में इंटेंशन की बात है और पार्ट 2 में नॉलेज की बात है। सज़ा इसमें कम है पार्ट 2 में, तो इसमें नॉलेज की बात है, इसमें इंटेंशन की बात है। इसमें कुछ ऐसे केसेस भी हुए, जैसे अलिस्टर एंथनी परेरा, इसमें उसने बहुत सारी शराब पी के गाड़ी कई लोगों के ऊपर, कई लोगों को मार दिया गाड़ी से। तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बोला कि इसमें अगर इस तरह का कोई रैश एक्ट है तो इसमें नॉलेज इम्प्यूट करने की बात हुई कि उसको रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट की सज़ा ना देके सिर्फ उसको नॉलेज इम्प्यूट करके 304 पार्ट 2 में लाया जाए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि अगर कोई इतना ज़्यादा बुरे तरीके से, यानी कि इफ़ समबडी इज़ ड्राइविंग विद सच रैशनेस कि उसको नॉलेज है कि इट कैन कॉज समबडी इज़ डेथ, अगर उस एक्सटेंट तक कोई जाता है तो इट कैन फॉल अंडर 304 पार्ट 2। 301 में क्या है, ट्रांस ऑफ मैलिस की बात है। ट्रांस ऑफ मैलिस में क्या है, ए इंटेंडेड टू किल बी बट ही किल्ड सी थिंकिंग दैट ही वाज बी। तो अगर उसको ऐसे मारता है तो ट्रांसफर ऑफ मैलिस है, उसको ही विल बी लायबल फॉर मर्डर। जो 299 के 3 पार्ट्स करेंगे, उसका जो फर्स्ट ए है, यानी कि उसके ABC कर देते हैं अगर हम 299 का
ए या फर्स्ट पार्ट पहले वो निकालेंगे, इट करस्पॉन्ड्स विद द 300 के 1 के साथ। सिमिलरली 299 का सेकेंड या बी बनाएं अगर, उसको 300 के 2 और 3 को करस्पॉन्ड करेगा, और 299 का सी जो है इट विल करस्पॉन्ड 300 सेक्शन के 4 के साथ। तो बेसिकली इसमें डिग्री जो है प्रोबेबिलिटी किसी के नुकसान करने की वो बढ़ जाती है। तो अगर इट इज़ सो प्रोबेबल, इसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं प्रोबेबल हैं और सफिशिएंट है, अगर वो सफिशिएंट है तो 300 में फॉल करेगा। इसमें एक बहुत लैंडमार्क केस है एक्सेप्शन 1 का, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इसकी मूवी भी बन चुकी है। उस वक्त हमारे देश में ज्यूरी सिस्टम होता था, तो उसमें एक्सेप्शन 1 में एक्सेप्शन 1 ऑफ सेक्शन 300, इसमें KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें कुछ बातें दी गई कि किसको बोलेंगे सडन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो उन्होंने बोला कि क्या कूलिंग ऑफ पीरियड की बात हुई उसमें, कि क्या जब किसी को प्रोवोक किया गया और जब एक्ट किया गया उसके बीच में जो पीरियड था, वेदर इट वाज सफिशिएंट टू कूल ऑफ, कि स्टेट ऑफ माइंड चेंज होने के लिए, काम डाउन होने के लिए काफ़ी था वो, या उसी डिग्री के साथ वो रहेगा। दूसरी बात हुई कि उन्होंने बात की कि सिमिलरली प्लेस्ड लोगों के ऊपर किन बातों का कितना असर होगा। तो सिमिलरली प्लेस्ड लोगों को अगर कोई प्रोवोक करता है तो कितनी बातों से वो प्रोवोकेशन उनको हो सकती है। तो ये बातें कंसिडर की गई इसमें। तो कूलिंग ऑफ पीरियड की बात की, और उसमें ये बात थी कि ही हैड सफिशिएंट टाइम टू कूल ऑफ, क्योंकि एक्ट में और प्रोवोकेशन में गैप था। तो ये बात हम कभी केस लो अगर मेंस में करते हैं तो इसका ध्यान रखेंगे। अगर कूलिंग ऑफ पीरियड है तो हम उसको ध्यान में रखेंगे कि उसको इस एक्सेप्शन में फॉल करना है या नहीं करना। इसमें 5 एक्सेप्शंस हैं, और ये सभी एक्सेप्शन किसको बताएंगी, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो बेसिकली 3 बातें हुई, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि जो 300 के 4 पार्ट्स हैं 4th तक वो उसमें आएंगे, और उसकी एक्सेप्शंस आएंगी नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में। 303 को कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनली, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। बात करेंगे हर्ट है उसमें, कि हर्ट किसको बोला है, बॉडीली पेन, डिजीज़ और इन्फर्मिटी अगर है तो इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ हर्ट। 320 में क्या दिया गया है, ग्रीवस हर्ट। तो उसमें 8 तरह की 8 तक है वो। तो प्राइवेशन ऑफ आई, और परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियर, आप सुन नहीं सकते, या फिर इमेस्क्यूलेशन, या फिर अगर 20 डेज तक आपको सीवियर बॉडी पेन है उसमें भी इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ग्रीवस हर्ट। Another important aspect और चैप्टर विल डिस्कस अंडर चैप्टर 16 जो है वो है रेप के प्रोविज़न। अब रेप के प्रोविज़न में पिछले कुछ सालों में बहुत चेंजेस आए हैं, स्पेशली आफ्टर निर्भया। इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं निर्भया केस के बाद। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। अब ये 375 में 7th तक हो गया, पहले 6th था। दूसरा इसमें चेंज जो आया है, इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन है, सेकंड एक्सेप्शन, उसमें एज जो है वो कितनी है, वाइफ के साथ अगर कोई एक्ट है 15 ईयर्स, बट इट इज़ टू बी रेड एज 18 ईयर्स। तो ये इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया कि अदरवाइज़ ये क्या है, आर्टिकल 14, 15, 21 और पॉक्सो, इन सब की वायलेशन है। तो कोर्ट ने बोला कि इसको इट मे बी रेड एज 18 इंस्टेड ऑफ 15। दूसरे इसमें कुछ गैंग रेप में कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए। 376D
DA एंड DB। अब DA में 16 ईयर्स तक के गर्ल के साथ अगर कोई गैंग रेप है तो उसकी बात है, B में 12 ईयर्स तक की है। E भी है इसमें 376E, इसमें अगर कोई रिपीटर है यानी कि कोई ऑफेंस रिपीट करता है उसकी सज़ा, और इसमें सज़ा भी काफ़ी बढ़ा दी गई है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा प्री में भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 377 टॉक्स अबाउट अननेचुरल ऑफेंसेस। अब इससे आगे हम बात करेंगे अब थेफ्ट, एक्सटोर्शन, रॉबरी एंड डेकोइटी। थेफ्ट कहाँ दिया गया है? 378। एक्सटोर्शन कहाँ है? 383। रॉबरी कहाँ है? 390। डेकोइटी 391। तो पहले तो 378 की बात करते हैं। 378 में क्या है? थेफ्ट इज ऑलवेज ऑफ अ मूवेबल थिंग। अगर हम बात करें क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की, वो भी मूवेबल की होती है, तो थेफ्ट इज ऑलवेज ऑफ ए मूवेबल थिंग। लेकिन रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड रॉबरी, इट कैन बी ऑफ इमूवेबल थिंग ऑल्सो। इसमें मूवेबल की होगी, तो इसमें जो एक्सप्रेशन यूज़ किए गए हैं वो क्या हैं 378 में? डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी कि अगर कोई किसी चीज़ को मूव करता है विद द डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो इट विल बी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ थेफ्ट। इवन स्लाइट मूवमेंट, अगर कोई आपके घर में विद दिस इंटेंशन कि मैं इसको उठा के ले जाऊंगा बुक को या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह रखता है अपनी कन्वीनियंस के लिए, तो इट विल बी कवर्ड अंडर, वो जो मूवमेंट है इट विल बी कवर्ड अंडर थेफ्ट। रॉबरी में क्या है? एक्सटॉर्शन में फियर ऑफ इंजुरी है, और इसमें डिलीवरी भी है, डिलीवर करता है, चाहे वो उसमें कंसेंट पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, इट इज देयर इज डिलीवरी, बट देयर इज नो डिलीवरी इन केस ऑफ थेफ्ट। इट कैन बी ऑफ मूवेबल एज वेल एज इमूवेबल। और जो रॉबरी है इट इज़ आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी कि उन्हीं की एग्रावेटेड फॉर्म है। तो अगर किसी चीज़ को मूव करने के लिए ऐसी तैयारी कर लीजिए कि किसी को देयर इज अ डेंजर ऑफ इमिनेंट डेथ एटसेट्रा, देन इट विल बी ए रॉबरी। सिमिलरली इसमें अगर वो प्रेजेंट है, द पर्सन इज प्रेजेंट वाइल एट द टाइम ऑफ एक्सटॉर्शन, और देयर इज इमिनेंट डेंजर ऑफ ग्रीवस हर्ट और डेथ, इट विल ऑल्सो बी covered under robbery. And dacoity क्या है? Dacoity is nothing but gang robbery. If there are 5 or more people involved in a robbery, they will be held under section 391, यानी कि वो dacoity में फॉल करेंगे। और उसमें होगा क्या? dacoity एक ऐसा प्रोविज़न है जिसकी काफ़ी सारी स्टेजेस जो हैं वो पनिशेबल हैं। प्रेपरेशन भी पनिशेबल है, अटैम्प्ट भी पनिशेबल है, तो ये भी बातें हम याद रखेंगे। dacoity विद मर्डर है 395 में, सेक्शन 395 डेकोइटी विद मर्डर की बात करता है। 396 इज डेकोइटी विद मर्डर। नाउ विल टॉक अबाउट किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन, तो किडनैपिंग में क्या है? 359 में किडनैपिंग दे रखी, दो तरह की है, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियन एंड किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब 361 में किडनैपिंग डिफाइंड है। किडनैपिंग में होता क्या है, यानी कि किसकी हो सकती है ये किडनैपिंग? तो किडनैपिंग अगर इन केस ऑफ अ गर्ल, अगर वो 18 साल से कम है, और बॉय अगर वो 16 साल से कम है। कहाँ से? लॉफुल गार्डियनशिप से उसको रिमूव करता है कोई इंसान, तो टेक्स अवे फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। व्हाट डज इट मीन? यानी कि ऑर्फन या जिसकी कोई गार्डियनशिप नहीं है, ही कैन नॉट बी किडनैप्ड, ठीक है। और फोर्स और फ्रॉड इज़ नॉट एसेंशियल,
यानी परसुएड किया किसी को कोई प्रलोभन दिया और उसके बाद कोई आपके साथ चला गया, अगर वो इस एज कैटेगरी से नीचे है यानी कि 16 या 18 से, इन केस ऑफ बॉय एंड ए गर्ल, वो किडनैपिंग के अंडर फॉल करेगा। कंसेंट ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीन किडनैप्ड इज़ इमैटीरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट, यानी कि मेंसरिया जो है वो एब्सेंट हो सकता है, इंटेंशन है नहीं है। अगर इफ़ यू टेक समबडी विदाउट इवन विद द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द लॉफुल गार्डियंस, तो उसको आप, लॉफुल गार्डियन क्या है, ये थोड़ी सी टर्म वाइडर है लीगल गार्डियनशिप से। तो लॉफुल गार्डियन की अगर उनसे आप किसी बच्चे को उसकी मर्जी से भी ले जाते हो, आर वर्सेस प्रिंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आर वर्सेस प्रिंस। ये प्ली ली गई थी कि एक तो उसकी एज का नहीं पता था और कंसेंट थी, कोर्ट डिक्लाइंड दिस, कोर्ट सेड नो, तो इसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और ये सब्सटेंटिव ऑफेंस है, पनिशेबल पर से है, परंतु एब्डक्शन जो है इट इज़ नॉट अ सब्सटेंटिव ऑफेंस। यानी कि एब्डक्शन कब ऑफेंस बनती है? व्हेन इट इज़ विद गिल्टी इंटेंशन। तो अगले सेक्शंस जो हैं उसके बाद के, उसमें बताया गया है कि विद इंटेंशन टू मर्डर समथिंग लाइक दैट, तो वो इट विल बी पनिशेबल, पर से वो पनिशेबल नहीं है। और जो एब्डक्शन है उसमें फोर्स का और फ्रॉड का एलिमेंट होता है, अदरवाइज अगर सिंप्लिसिटर वो है तो इट विल नॉट बी एब्डक्शन। तो फोर्स और फ्रॉड का एलिमेंट है, कंसेंट उसमें रिमूव कर दी जाती है, इसमें कंसेंट इमैटीरियल है। तो जो एब्डक्शन है इट इज़ एन ऑक्सिलियरी एक्ट, इट इज़ नॉट पनिशेबल पर से। अभी हम रेप की बात कर रहे थे, रेप केसेस में ये जो जितने भी प्रोविज़न ऐड किए गए वो मोस्टली थे वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन पे, जो कि फॉर्मुलेट की गई थी आफ्टर द निर्भया केस। तो निर्भया इंसिडेंट के बाद वो फॉर्मुलेट की गई, उसमें बहुत सारी उन्होंने रिकमेंडेशंस दी, जो बहुत सारी उसमें से इनकॉर्पोरेट भी कर ली गई। इसमें सज़ा बढ़ा दी गई कई जगह। और दूसरी हम बात करेंगे, प्रॉमिस मैरिजेज में लोग रेप के एलिगेशन लगाते हैं बहुत बार। तो इसको अब सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, इसमें बड़े लैंडमार्क केसेस हैं, उदय वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या था, कोर्ट ने बोला कि जो कंसेंट है, इफ़ इट वाज सोनली ऑन द कंडीशन दैट द पर्सन हु वांट्स सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसको अगर ये कंसेंट सिर्फ इसी बेस पे दी गई है कि वो मैरी करेगा यानी कि शादी करेगा और कोई वजह नहीं थी, और ये प्रूव हो जाता है, तो इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रेप। अदरवाइज कंसेंसुअल रिलेशनशिप ऑफ सच काइंड वुड नॉट अमाउंट टू रेप। उसके लिए फिर एक केस में दिलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में ये भी बोल दिया गया, अगर ये रेप में फॉल नहीं करता तो ओनली लायबल फॉर सिविल ब्रीच ऑफ ना प्रॉमिस टू मैरी। तो इसमें ही इज़ लायबल फॉर, शी इज़ लायबल फॉर कॉम्पनसेशन ओनली। तो प्रॉमिस मैरिजेज के केस में क्योंकि इसको थोड़ा सा आजकल बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो इस पर गाइडलाइंस फ्रेम हो गई हैं। रेप और अननेचुरल ऑफेंस में आप 2017 का एक केस ऐड कर सकते हैं, राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें 7 ईयर की बच्ची के मेडिकल टेस्ट और डीएनए टेस्ट में पाया गया कि शी वाज सब्जेक्टेड टू रेप एज वेल एज अननेचुरल ऑफेंसेस। तो रेप और अननेचुरल ऑफेंसेस में राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। अगर आप हरियाणा के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न है 379A एंड 379B विच आर रिलेटेड टू स्नैचिंग। तो 79B में जो है पनिशमेंट है, 79A में स्नैचिंग क्या है, तो उसके बारे में स्पेशल अलग से प्रोविज़न है। अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं तो उसमें आपको ये अटैम्प्ट करने पड़ सकते हैं। एडल्ट्री का प्रोविज़न जो है वो है 497, लेकिन अब क्या हो गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। किस केस के बाद?
जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 2018 में इट हैज़ बीन हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। और इसमें कोर्ट ने बोला ये 1860 का एक्ट था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल था ऑलरेडी, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की भी बात नहीं है। लेकिन नाउ इट इज़ नो मोर, इट हैज़ बीन स्ट्रक डाउन। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 498 अनदर सिमिलर काइंड ऑफ सेक्शन। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें अगर कोई मैरिड लेडी किसी के पास आती है, तो अगर वो इस इंटेंशन के साथ गिल्टी इंटेंशन के साथ उसको कीप करता है या उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो ही विल बी हेल्ड अंडर सेक्शन 498। 498 ए जो है वो क्रूएल्टी का चैप्टर है, वो सबसे छोटा चैप्टर है एक तरह से, क्योंकि उसमें एक ही सेक्शन है। उसमें अगर द लेडी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी बाय द हस्बैंड और फैमिली ऑफ हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स वगैरह, तो दे कैन बी हेल्ड अंडर सेक्शन 498 ए। बाइगेमी के सेक्शंस हैं 494 एंड 495। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? जो अक्यूज्ड स्पाउस था, ही वाज ऑलरेडी लीगली मैरिड, तो इसमें जो मैरिज है जो वो वैलिड मैरिज होनी चाहिए। और 495 में अगर द अदर पर्सन न्यू दैट द अक्यूज्ड वाज ऑलरेडी मैरिड, तो 495 सेक्शन है। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन? कई लोग क्या करते हैं, एक शादी करते हैं, उसके बाद किसी और धर्म में कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर लेते हैं। वेदर दे गेट बेनिफिट ऑफ द कन्वर्जन? नो। तो ये सरला मुदगल केस है और लिली थॉमस केस, इन दोनों में डिस्कस किया गया। सेकेंड मैरिज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ सबसिस्टिंग मैरिज वुड बी वाइड, है ना। सबसिस्टिंग मैरिज थी ऑलरेडी, तो सेक्शन 11 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट उसको वाइड बोलता है, तो उसको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सेक्शन 499 एंड 500, इसमें क्या बात हुई है? डेफामेशन की। हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर अटैच्ड टू डेफामेशन? प्रीलिम्स में आ जाता है 10। देयर आर 10 एक्सेप्शंस। तो डेफामेशन के अगर आप स्पेलिंग भी लिख के देखेंगे, वो 10 लेटर्स हैं, तो आपको याद रखने में थोड़ा आसानी रहेगी। क्रिमिनल इंटिमिडेशन 503, इट इज़ वेरी क्लोजली इट लुक्स लाइक द इंग्रेडिएंट्स आर एक्सटोर्शन की तरह हैं वो। उसमें क्या करता है, जैसे एक्स हैज़ सम इंडिसेंट फोटोज ऑफ अ गर्ल एंड ही थ्रेटन्स टू पब्लिश दोज फोटोग्राफ्स, तो जो इंटिमिडेशन है इट विल फॉल अंडर सेक्शन 503। 508 में क्या है? डिवाइन डिस्प्लेजर की बात हुई है। कोई किसी को डिवाइन डिस्प्लेजर का हवाला देके किसी को अगर किसी से कोई गलत काम करवाता है, तो वो इसमें फॉल करेगा। पब्लिक न्यूसेंस हम बता चुके हैं, सेक्शन 268, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक 2-3 सेक्शन हैं 292 से 294, ये ऑब्सैनिटी एंड वल्गैरिटी पे हैं। तो इसमें एक तो लैंडमार्क केस है। ये जो लॉ है इट इज़ विद रिगार्ड टू पब्लिक मॉरल्स एंड पब्लिक डिसेंसी, इनको ध्यान में रखते हुए इनकॉर्पोरेट किए गए थे। अब इसमें रंजीत उडैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक केस है, जिसमें लेडी चैटरलेज लवर, इस तरह की बुक उसके पास थी और उसमें कुछ ऐसा कंटेंट था जिसकी वजह से ही वॉज हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 292। उडैशी, रंजीत उडैशी, आई विल राइट डाउन। रंजीत उडैशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें जो बुक थी वो इस लेडी चैटरलेस केस भी बोल देते हैं, लेडी चैटरले लवर, ये दिस वाज द टाइटल ऑफ द बुक। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वल्गैरिटी और ऑब्सैनिटी को भी डिफरेंशिएट किया है। तो वल्गैरिटी इज़ नॉट नेसेसरीली ऑब्सैनिटी, ऑब्सीन जरूरी नहीं है जो बात वल्गर है वो ऑब्सीन भी होगी। तो वल्गैरिटी में क्या होता है, इट अराउजेज ए फीलिंग ऑफ disgust and revulsion. There is a feeling of disgust and revulsion. You don't like the feeling, but it does not have the effect of depraving and
करप्टिंग मोरल ऑफ एनी रीडर, उसके मोरल्स को करप्ट नहीं करती है, डिप्रेव नहीं करती है, जो कि विच ऑब्सैनिटी डज, ऑब्सैनिटी में ये होता है। तो वल्गैरिटी एंड ऑब्सैनिटी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। क्या मोटिव इंग्रेडिएंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है क्राइम का? नो। तो क्राइम के एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या हैं? मेंस रिया एंड एक्टस रियस। तो मोटिव, कई बार ये क्वेश्चन आता है वेदर मोटिव इज नेसेसरी पार्ट और एसेंशियल इंग्रेडिएंट, तो नहीं है। अब किसी भी क्राइम के कमीशन में या उसके कौन कौन सी हिस्से होते हैं? सबसे पहले क्या होगा? इंटेंशन। देयर विल बी एन इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, then there will be preparation, then there will be attempt, then there will be commission. These are the 4 parts of any crime. तो ये कई बार क्या होता है प्रीलिम्स में, इसको शफल करके पूछ लेते हैं, ये किसी को आगे कर दिया किसी को पीछे, तो आपको उसको राइट ऑर्डर में लिखने के लिए बोल दिया जाता है। 354 सेक्शन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसमें भी कई नए सेक्शंस इनकॉर्पोरेट किए गए। 354A, 354B, 354C एंड 354D। तो 354 जो अर्लियर था वो उसमें क्या था? आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन। तो मोडेस्टी कहीं डिफाइंड नहीं है, देयर इज इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर इन द आईपीसी। तो आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमेन, इसका बड़ा लैंडमार्क केस कौन सा है? रूपन देओल बजाज वर्सेस KPS गिल। तो उस केस के बाद उस केस में इसको बड़ा एक्सटेंसिवली डिस्कस किया गया। अब क्या हुआ, इस 2013 के बाद जब बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई तो उसमें एक 354A विच इज़ विद रिगार्ड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेकेंड इज 354B, क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करना विद द थ्रेट टू डिसरोब, डिसरोबिंग के रिगार्डिंग ये सेक्शन है। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह के सेक्शन पूछ ली। 354B डील्स विद 4 ऑप्शन दे दी जाएंगी एंड 354C डील्स विद वरिज्म। वरिज्म इज लुकिंग समबडी डूइंग सम प्राइवेट एक्ट और जहाँ पे दैट पर्सन डज नॉट एक्सपेक्ट टू बी सीन, इस तरह के एक्ट में या इस तरह के उसमें अगर किसी को देखा जाता है। फोर्थ इज 354 स्टॉकिंग। स्टॉकिंग यानी पीछा करना किसी का, तो उसको इंटरनेट पे फॉलो करना, उसको अदरवाइज फिजिकली फॉलो करना, वो स्टॉकिंग में है। लेकिन इसके एक्सेप्शन हैं, अगर वो किसी पर्पज़ से कोई किसी को स्टॉकिंग कर रहा है और वो लीगल पर्पज़ है देन वो प्रोटेक्टेड है। इसी सेक्शन में ये प्रोवाइजो दे रखी है। अब प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 149 जो है वो सेक्शन 149 जो है, अब उसमें अनलॉफुल असेंबली जो है वो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो वो जो है इट इज़ अ वाइकेरियस लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। उसमें ए पर्सन हु हैज़ नॉट डन एनीथिंग बट ही इज़ पार्ट ऑफ द अनलॉफुल असेंबली विल बी हेल्ड लायबल एज इफ ही हैज़ डन इट, है ना। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी, ये क्वेश्चन कई बार प्रीलिम्स में आ जाता है। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ है, तो ये सब्सटेंटिव लॉ है जहाँ पे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ दी गई हैं। फिर इसमें लॉर्ड मैकॉले वाज द वन हु ड्राफ्टेड इट। फिर कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 23 चैप्टर हैं। ये जो चैप्टर जब भी होंगे, अगर ऑप्शन में ऐसे लिखा है तो ये गलत है, आपने लिखना, अगर ऐसे लिखा है देन इट इज़ राइट। तो कई बार हमें ये तो पता है 23 चैप्टर हैं, हमें ये नहीं पता कि हमने रोमन देखना है। एक और इसमें सेक्शन इनकॉर्पोरेट हुआ था आईपीसी में 228A। व्हाट इज़ दिस? हाँ, तो आइडेंटिटी ऑफ अ रेप विक्टिम वो है जो डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। आइडेंटिटी ऑफ रेप विक्टिम नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। There is another section which is with regard to dowry death. What is that? 304B.
304B डाउरी डेथ। इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, तो अगर 7 साल विद इन 7 years ऑफ मैरिज, फिर उसमें सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी विद रिलेशन टू डाउरी, this section was incorporated in year 1986। इसमें मिनिमम सज़ा जो है वो कितनी है? 7 years। तो 2 बार 7 साल की बात होती है, आप ध्यान रख सकते हैं। मिनिमम पनिशमेंट 7 years है, और 7 साल के अंदर अगर कोई किसी को क्रुएल्टी से वो किया जाता है विद रिगार्ड टू डिमांड ऑफ डाउरी, तो वो ही कैन बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 304। अगर कोई डेथ डाउरी डेथ नहीं प्रूव होती तो वो अदरवाइज इट कैन बी, अगर वो मर्डर में तो मर्डर वगैरह के लिए उसको ट्राई किया जा सकता है। अगर इसमें फॉल नहीं करता तो अदरवाइज उसके ट्राई किया जा सकता है। 498A में क्या क्या है अगर इससे थोड़ा कंपेयर करें? 498A क्रूएल्टी, इसमें जो सज़ा है मैक्सिमम वो 3 years है। इसमें कोई पीरियड की बात नहीं है, जैसे इसमें 7 years ऑफ मैरिज है, नो पीरियड मेंशन्ड, पीरियड की कोई बात नहीं है। और दूसरा ये दिस वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1983, 498 जो है 1983 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। अब प्री के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं एक क्विकली। एक लिमिटेशंस कहाँ है जो आप डिफेंस ऑफ अपना डिफेंस सेल्फ डिफेंस में जो है, जो 96 से 106 में, इसमें लिमिटेशंस कहाँ है? किसके खिलाफ नहीं कर सकते या कितनी कर सकते हैं? ये सेक्शन 99। क्या 98 में दे रखा है कि क्या आप किसी अनसाउंड पर्सन के खिलाफ भी आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट है या नहीं है? तो है। इवन अगेंस्ट पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। वन 106 क्या बात करता है? इंटेंशनल किलिंग ऑफ अ पर्सन नहीं, 106 जो बात करता है इनोसेंट लोगों की इंटेंशनल किलिंग की बात कर रहा है। यानी कि मॉब आपके पीछे पड़ गई है एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू फायर बैक एट द मॉब, नोइंग ऑल्सो दैट देयर माइट बी किलिंग ऑफ फ्यू इनोसेंट्स। पर आपको ये राइट 106 से मिलता है कि यू कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ इवन किलिंग द इनोसेंट पीपल इन ऑर्डर टू सेव योर सेल्फ। अदरवाइज सेल्फ प्रिजर्वेशन अगर हम अदरवाइज बात करें, यानी कि इफ़ समबडी इज़ हंग्री, क्या वो चोरी अगर करेगा तो ही विल बी लायबल और नॉट? ही विल बी लायबल। तो सेल्फ प्रिजर्वेशन आईपीसी में इस तरह नहीं दिया गया है कि अगर समबडी इज़ हंग्री ही विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सच एक्ट। सेक्शन 100 क्यों इंपॉर्टेंट है? 100 में दे रखा है कि कब आप यू कैन कॉज डेथ। तो इसमें ये अगर आप बॉडी को डिफेंड कर रहे हो। सिमिलरली 103 में अगर प्रॉपर्टी को में कब कॉज कर सकते हो डेथ? देयर मेंस में भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं वहाँ जहाँ प्रॉपर्टी को डिफेंड करते हुए यू कैन कॉज डेथ। अब कब शुरू होना है जो आपकी और कंटिन्यू कब तक रहेगा?
हाँ, तो एप्रीहेंशन ये 102 में दे रखा है विद रिगार्ड टू बॉडी एंड 105 में दे रखा है विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी। प्राइवेट डिफेंस कब कमेंस होगा और कब तक रहेगा, कंटिन्यू रहेगा? Section 92, what does it say? 92 यानी कि 92 में बिना कंसेंट किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं हम, या कोई गुड फेथ में कोई एक्ट करते हैं और उससे उसकी डेथ हो जाती है, तो यू विल नॉट बी लायबल। कैसे? अगर जैसे इसमें इसकी इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें है जैसे a child is carried by a tiger, so somebody shoots the tiger in order to save the child, but he kills the child by his act, so he will not be held liable. So 92 section comes to his rescue. मेंसरिया कहाँ एक्सक्लूड कर रखा है, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? मेंसरिया या तो एक्सप्रेसली प्रोविज़न में दिया गया है या फिर नेसेसरी इम्प्लीकेशन से, तो या फिर इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। सपोज somebody does something and it is prohibited by law, but he cannot take the plea that ignorance of law थी मुझे, तो आई कमिटेड दिस एक्ट, तो गिल्टी माइंड नहीं था, बेशक नहीं था, अदरवाइज ऑल्सो यू विल बी हेल्ड लायबल। तो मेंसरिया जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता। किडनैपिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट केस था आर वर्सेस प्रिंस। आर वर्सेस गोविंदा में डिस्टिंक्शन की गई थी कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर के बीच में। तो इसमें बोला गया था इट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ जो है, जो इंटेंडेड बॉडीली इंजरी से होगी, वो इन दोनों में फ़र्क है। तो एक में वर्ड है लाइकली, 299 में द वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इज लाइकली, वेयर एज इन सेक्शन 300 द वर्ड है यूज्ड इज सफिशिएंटली। तो जब सफिशिएंटली है इट मीन्स लाइकलीहुड उसकी बढ़ जाती है। तो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ इज मोस्ट प्रोबेबल इन केसेस ऑफ मर्डर। एक केस याद करें, चेरुबिन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये रैश एंड नेग्लिजेंट के ऊपर केस है। इसमें रैश बड़ा लैंडमार्क केस है काफ़ी पुराना केस है। इसमें क्या था, रैश एक्ट बताया गया और नेग्लिजेंट एक्ट, इनमें क्या फ़र्क है? रैश मीन्स क्रिमिनलिटी लाइज इन द रेकलेसनेस ऑफ द एक्ट और इनडिफरेंस टू consequences. So somebody is indifferent कि what will be the consequences, he is not bothered about the consequences, that is a rash act. Whereas negligent is proper care नहीं ली गई, failure of taking proper care and caution. तो पब्लिक या इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो प्रॉपर केयर एंड कॉशन इज एक्सपेक्टेड दैट वाज नॉट टेकन, देन इट इज एन एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। 304B में इनकी डाउरी डेथ में देर इज एन एक्सप्रेशन सून बिफोर डेथ शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुएलिटी। नाउ दिस एक्सप्रेशन सून बिफोर डेथ इट इज सब्जेक्टिव, तो इट विल it will be considered from the viewpoint of circumstances of in each case. It might be a period of 6 months, but still it will be covered under soon before death. तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई टाइम पीरियड दे रखा है कि 2 महीने के अंदर होना चाहिए कुछ, it will depend upon the circumstances. हाँ, क्रूएलिटी जो है, ये इंसिडेंट जो है जिसमें क्रूएलिटी हुई थी, इट शुड नॉट बी दैट रिमोट कि उसका इंप्रेशन जो है माइंड से
हट गया वो, तो इट हैज़ टू बी कनेक्टेड। क्रुएल्टी का इम्पैक्ट जो है वो रहा होना चाहिए जब वो इंसिडेंट होता है। सो आई थिंक वी हैव कवर्ड many sections of IPC, and we have covered from the viewpoint of prelims as well as mains. I hope you enjoyed the lecture, and thank you.